हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो फाइनली आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था हेड इंजरी। तो चलते हैं हम स्क्रीन पे और डिस्कशन करते हैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। ओके, सो आगे हम स्क्रीन पे और डिस्कशन करते हैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। नॉर्मली आप जानते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के जो चांसेस रहते हैं मेनली आपका फ्रैक्चर, एक्सीडेंट, इन सब की वजह से होता है। तो डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, कहाँ पर ये सिचुएटेड होता है, उसके बाद इसके अंदर किस तरीके से इंजरी होता है, ये सारी चीजें हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आप जानते हैं वर्टिब्रल कॉलम जो है 26 वर्टिब्रे से मिलकर बना होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एंटीरियर व्यू, ये आपका राइट लेटरल व्यू, उसके बाद ये पोस्टीरियर व्यू। इसके अंदर आप जानते हैं 26 वर्टिब्रल कॉलम है, जिसमें से आपका सर्वाइकल जो रहता है वो आपका C1 टू C7, थोरेसिक T1 टू T12, लुम्बार वर्टिब्रा जो रहते हैं आपके L1 टू L5, सैक्रम 1 एंड कॉकिक्स 1। सैक्रम जो रहता है आपका 5 फ्यूज बॉन्ड से मिलकर बनता है एंड कॉकिक्स आपका 4 फ्यूज बॉन्ड से मिलकर बनता है। इस तरीके से टोटल आपके हो जाते हैं 26। सर्वाइकल वर्टिब्रा के अंदर जो फर्स्ट वर्टिब्रा रहता है जिसे हम क्या कहते हैं, एटलस यानी C1, एंड सेकंड जो रहता है वो आपका एक्सिस वर्टिब्रा होता है जिसे हम C2 रहता है। तो इस तरीके से आपके 26 वर्टिब्रा रहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक सिंगल वर्टिब्रा किस तरीके से आपको दिखाई देता है, यानी जिस तरीके से आपके 26 वर्टिब्रे हैं, अगर इसमें से एक सिंगल वर्टिब्रा को अगर हम देखें तो वो किस तरीके से आपको शो होगा। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका एक सिंगल वर्टिब्रे है। एक्चुअली अगर हम इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर अगर फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम ये फाइंड आउट कर पाएंगे कि सर्जरी के अंदर किस तरीके से इसका पार्ट जो है रिमूव किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका वर्टिब्रल बॉडी है, ये आपका कंप्लीटली क्या है, वर्टिब्रल बॉडी है। इसके सेंटर में क्या रहता है, आपका इंटरवर्टिब्रल डिस्क रहता है जो आपका फाइब्रोकार्टिलेज से मिलकर बनता है। यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा है, ये जो ग्रीन कलर का बीच में जो स्पेस नजर आ रहा है, ये कंप्लीटली बोन का जो पार्ट है, ये क्या कहलाता है, वर्टिब्रल आर्क कहलाता है। उसके बाद आप देखिएगा, ये आपका ट्रांसवर्स प्रोसेस है। उसके बाद ये वाला प्रोसेस सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस है। ये वाला प्रोसेस क्या है, इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस है। एंड मिडिल में जस्ट बिहाइंड में क्या है, आपका स्पाइनस प्रोसेस है। सेम आपका राइट साइड होगा, सेम आपका लेफ्ट साइड होगा। ये वापस आपका इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस आ जाएगा जो आपके इधर भी है। उसके बाद आपका सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस आ जाएगा। नेक्स्ट आपका ट्रांसवर्स प्रोसेस आ जाएगा। तो जिस तरीके से आपके राइट साइड में है वैसे ही आपका लेफ्ट साइड में है, बट आपका सेंटर में क्या है, स्पाइनस प्रोसेस। तो ये एक सिंगल वर्टिब्रा आपका रहता है। उसके बाद वर्टिब्रा के सेंटर में आप देखिएगा, यहाँ पर क्या है, ये वर्टिब्रल फोरामेन है। फोरामेन मीन्स क्या है, ये वर्टिब्रा के अंदर एक ओपनिंग होती है, इसमें से क्या है, आपका स्पाइनल कॉर्ड जो है पास करता है। यानी ब्रेन से लेकर के जो आपके टेल तक पूरे वर्टिब्रा कॉलम के अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड जाता है, वो इसी फोरामेन यानी ओपनिंग के जरिए जाता है। उसके बाद इसमें से यानी स्पाइनल कॉर्ड में से एक स्पाइनल नर्व आपकी राइट साइड निकल जाती है और एक स्पाइनल आपकी लेफ्ट साइड निकल जाती है। इस तरीके से आपकी बॉडी के अंदर से ईच वर्टिब्रा से आपका स्पाइनल नर्व निकलता है। तो नेक्स्ट स्पाइनल कॉर्ड देख लेते हैं। तो टोटल स्पाइनल नर्व जो रहती है वो आपकी 31 पेयर्स के रूप में रहती है। क्रेनियल नर्व जो रहती हैं वो आपकी 12 पेयर होती हैं एंड स्पाइनल नर्व रहती हैं वो आपकी 31 पेयर्स रहती हैं। अब इसमें से जो सर्वाइकल है, वर्टिब्रा 7 रहते हैं, लेकिन आपका जो क्रेनियल जो स्पाइनल नर्व है वो आपकी 8 सर्वाइकल पेयर्स में होती है। जिसमें से आपका थोरेसिक कितना रहेगा, थोरेसिक आपका सेम जैसे 12 वर्टिब्रा होते हैं वैसे ही आपके 12 थोरेसिक पेयर में नर्व होती हैं। लुम्बार में नर्व आपकी 5 लुम्बार पेयर्स में होती हैं। सैक्रल में 5 सैक्रल पेयर में होती हैं। एंड लास्ट का जो वन रहता है कोकिक्स के अंदर, वो आपका सिंगल होती है नर्व जिसे हम कॉक्सिजियल
नर्व कहते हैं। इस तरीके से टोटल आपका क्या हो जाता है, 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व रहता है। और वर्टिब्रा कितने होते हैं टोटल, 26। एक चीज का याद रखिएगा, सर्वाइकल वर्टिब्रा 7 होते हैं, बट सर्वाइकल नर्व जो रहती हैं वो आपकी 8 पेयर रहते हैं। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर्वाइकल के नाम से 7 स्पाइनल नर्व्स बोल देते हैं। नर्व्स आपकी 8 पेयर होती हैं और वर्टिब्रे आपकी 7 होती हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसका पर्टिकुलर मेन फंक्शन क्या होता है। जनरली आपके स्पाइनल नर्व्स के डिफरेंट डिफरेंट एरिया के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होते हैं, लेकिन कॉमन फंक्शन क्या होते हैं यहाँ पर ये देख पाइए। सर्वाइकल नर्व्स का मेनली कहाँ पे होते हैं, सर्वाइकल यानी आपकी नेक के अंदर और हेड के अंदर रहती है, जिसमें से आपका फंक्शन क्या रहेगा, हेड एंड नेक, डायफ्राम, डेल्ट और बाइसेप्स, रिस्ट एक्सटेंडर्स, ट्राइसेप्स एंड हैंड्स। तो जनरली ये शोल्डर्स के अंदर जाती है, तो हैंड्स को भी कंट्रोल करती है, नेक को भी कंट्रोल करती है और आपके हेड को भी कंट्रोल करती है। थोरेसिक नर्व्स की बात करें तो जनरली ये चेस्ट मसल्स को और एब्डोमिनल मसल्स को कंट्रोल करती है, और भी आपके डिफरेंट डिफरेंट नर्व्स का फंक्शन होता है। लुम्बार का बात करें, लुम्बार नर्व्स आपकी लेग मसल्स को कंट्रोल करती है और पेल्विक रीजन को भी कंट्रोल करती है। सैक्रल रीजन आपकी बॉवल, ब्लैडर एंड सेक्सुअल फंक्शंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट आपका है कॉक्सिजियल नर्व। कॉक्सिज नर्व जो मेनली जो रहता है पेल्विक रीजन में, जो पेन का सेंसेशन रहता है वो आपका ब्रेन के लिए प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से आपके स्पाइनल नर्व्स के कॉमन फंक्शन है। डिटेल में फंक्शन हम जो है क्रेनियल नर्व्स के जो एग्जामिनेशन करेंगे, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, तो उसके अंदर क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स का एग्जामिनेशन करेंगे, उसके अंदर हम ये डिटेल में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं सियाटिक नर्व। अब इसमें आप देख पा रहे हैं कि सभी नर्व्स हैं आपकी, सर्वाइकल नर्व है, थोरेसिक है, लुम्बार वर्टिब्रा है, सैक्रल है एंड कॉक्सिजियल है। तो ये सियाटिक नर्व का नाम नहीं आया, ना ही आपका क्रेनियल नर्व्स में आता है, ना ही आपका स्पाइनल नर्व्स में आता है। फिर सियाटिक नर्व कहाँ से बनती है, तो सियाटिक नर्व जो आपका फॉर्म होता है वो आपका L4, L5, S1, S2 एंड S3, यानी सियाटिक नर्व आपका 5 स्पाइनल नर्व्स आपस में कंबाइंड होके और आपके थाई के अंदर, आपके लेग्स के अंदर जाती है, वहां पर ये फॉर्म करती है आपका सियाटिक नर्व, यानी पेल्विक रीजन में आपका ये नर्व जनरेट होता है। तो कौन कौन सी नर्व्स आपकी रेस्पॉन्सिबल होती हैं, L4 यानी लुम्बार 4, लुम्बार 5, सैक्रम 1, सैक्रल 2 एंड सैक्रल 3। ये 5 नर्व मिलकर के आपका ये सियाटिक नर्व फॉर्म करती है। तो नेक्स्ट इंट्रोडक्शन डिस्कशन करते हैं। ये हमने कॉमन चीजें पता कर लिया कि स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पे होता है, वर्टिब्रा क्या होता है, वर्टिब्रा क्या होता है एंड सियाटिक नर्व क्या होता है। अब इस स्पाइनल नर्व्स के अंदर या स्पाइनल कॉर्ड के अंदर डिफरेंट टाइप का इंजरी होता है। ये इंजरी आपका एक्सीडेंट की वजह से भी हो सकता है, फॉल की वजह से भी हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, ट्रॉमा की वजह से भी हो सकता है। ये डिफरेंट डिफरेंट आपके कॉजेज होते हैं जिनकी वजह से आपका स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी होता है। तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी क्या है, तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के अंदर क्या है, देयर इज इंजरी इन द स्पाइनल कॉर्ड। इट मे बी पार्शियल एंड इट मे बी कंप्लीट। यानी अगर मान लीजिए स्पाइनल कॉर्ड का कुछ पार्ट आपका फंक्शन कर रहा है और कुछ पार्ट आपका फंक्शन नहीं कर रहा है, तो किसके अंदर चला जाता है, पार्शियल एंड कंप्लीट के अंदर। तो इसके अंदर क्या होगा, मान लीजिए आपका नर्व का फंक्शन क्या है, सेंसरी फंक्शन होता है। बॉडी में जो भी सेंसेस आते हैं वो आपके ब्रेन के लिए ट्रांसफर करते हैं सेंसरी नर्व के द्वारा। मोटर फंक्शन क्या होता है, ब्रेन से जो रेस्पॉन्स आता है आपकी बॉडी के लिए वो आपका मोटर फंक्शन होता है। अगर मान लीजिए स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो जाए या स्पाइनल नर्व्स आपका डैमेज हो जाए, तो आपके सेंसरी फंक्शन, मोटर फंक्शन आपके चेंज हो जाते हैं, एब्सेंस हो जाते हैं, जिसे हम पैरालिसिस, वीकनेस, ये सभी नामों से आप जानते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि किस तरीके से आपका मेन कॉज होता है जो आपका स्पाइनल कॉर्ड इंजरी कॉज करता है। तो ये आपका एक नॉर्मल डिस्क है, जहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये आपका सेंट्रल जो पार्ट है, ये आपका क्या है, डिस्क है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं, जिसके अंदर आपके दो पार्ट होते हैं। सेंट्रल पार्ट को हम न्यूक्लियस पल्पसस कहते हैं एंड सराउंडिंग यानी पेरिफेरल पार्ट को क्या कहते हैं, डिस्क एनालस। उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो पार्ट है ये आपका कहलाता है स्पाइनल कॉर्ड।
स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी पार्ट रहते हैं, ग्रे मैटर रहता है, व्हाइट मैटर रहता है। उसके बाद आपके यहाँ से एक आपका राइट साइड नर्व चला जाएगा, एक आपका लेफ्ट साइड नर्व रिलीज हो जाता है। इस तरीके से आपके दो नर्व इसमें से ईच वर्टिब्रा से आपके निकलते हैं। ये वाला पार्ट आपका वर्टिब्रा का पार्ट रहता है। ये आपका नॉर्मल हो गया। इसके अंदर क्या होता है, मान लीजिए एक वर्टिब्रा के ऊपर दूसरा वर्टिब्रा है और बीच में क्या है आपका डिस्क है, यानी इंटरवर्टिब्रल डिस्क है। अगर मान लीजिए अगर आपने ज्यादा फोर्स किया तो क्या होता है, ये जो डिस्क है ये आपका बल्ज हो जाता है, यानी आगे की ओर ये स्लिप हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपका ये जो नर्व है ये आपका प्रिक होने लग जाता है, पिंच होने लग जाता है। जब ये पिंच करता है नर्व को तो यहाँ से जो सेंसेशन यानी इस नर्व का जो फंक्शन होता है वो आपका स्टॉप हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व इंजरी। अगर ये स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम हो रहा है तो आपका स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, ये आपका टोटली आपका स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के अंदर आता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कंप्रेस नर्व रूट हो रहा है। तो ये आपका स्पाइनल नर्व यानी हर्निएटेड डिस्क का कंडीशन होता है, जिसे हम पीआईवीडी प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क भी बोलते हैं, हर्निया ऑफ द डिस्क भी बोलते हैं, स्लिप डिस्क भी बोलते हैं। तो वो आपका कंडीशन ये रहता है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। यानी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जो है डिफरेंट डिफरेंट आपका क्लासिफिकेशन किया गया है। फर्स्ट हम क्लासिफिकेशन देखते हैं बेस्ड ऑन द सीवियरिटी। सेकंड क्लासिफिकेशन है आपका बेस्ड ऑन द लोकेशन। एंड थर्ड क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक सिंड्रोम। सीवियरिटी की बेस पे इसको डिवाइड किया गया है कंप्लीट एससीआई एंड इनकम्प्लीट एससीआई स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। बेस्ड ऑन द लोकेशन यानी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट पे अगर होगा तो उसके बेस पे इसको फोर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सर्वाइकल इंजरी यानी जो आपके सर्वाइकल नर्व्स के अंदर प्रॉब्लम होगा वो आपका C1 to C8 हो सकता है। थोरेसिक में होगा तो T1 to T12। लुम्बार में होगा तो L1 to L5। एंड सैक्रल में S1 to S5। इस जिस किसी भी एरिया में होगा उसी के अकॉर्डिंग उसका इंजरी कहलाएगा। बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक सिंड्रोम में भी आपका सिक्स मेनली पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम, एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम, ब्राउन स्क्वाड सिंड्रोम, पोस्टीरियर कॉर्ड सिंड्रोम, कैनस मेडुलरी सिंड्रोम एंड कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम। तो सबसे पहले डिस्कशन करते हैं बेस्ड ऑन द सिवियरिटी के बेस पे आपका कंप्लीट एससीआई क्या होता है एंड इनकम्प्लीट एससीआई क्या होता है। तो यहाँ पे आप देखिए इमेज के अंदर कंप्लीट एससीआई में क्या हो रहा है, कंप्लीट आपका ये डिसेक्शन हो रहा है। यहाँ से आपका कंप्लीटली जो लो लेवल है आपका, यहाँ से जो स्पाइनल नर्व्स है ये आपका कंप्लीटली फंक्शन स्टॉप हो जाएगा। लेकिन इनकम्प्लीट में क्या होता है, कुछ पार्ट आपका स्टॉप हो जाता है लेकिन आपके न्यूरोट्रांसमीटर सिग्नल अभी कुछ पार्ट के अंदर ट्रेवल करते हैं। मतलब स्पाइनल कॉर्ड का कुछ पार्ट आपका इंजर्ड है और कुछ पार्ट आपका नॉर्मल है। उस केस में हम बोलते हैं इनकम्प्लीट एससीआई। जब कंप्लीटली आपका फंक्शन स्टॉप हो जाता है, इंजरी लेवल लो बिलो द इंजरी लेवल, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट एससीआई। जब कंप्लीट एससीआई हो जाएगा तो इसके अंदर क्या होगा, टोटल सेंसरी लॉस हो जाएगा एंड टोटल मोटर भी लॉस हो जाएगा। जो जनरली एग्जांपल किस में आता है, कंप्लीट ट्रांसेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। इनकम्प्लीट एससीआई के अंदर क्या होगा, सम नर्व सिग्नल क्या होगा, पास हो जाएगा और कुछ नर्व सिग्नल आपका पास नहीं होगा। इसके अंदर प्रॉपर तरीके से आपका बॉडी फंक्शन नहीं करता है, कुछ पार्ट आपका वर्क कर रहा है कुछ पार्ट आपका वर्क नहीं करता है। एग्जाम्पल क्या है आपका, सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम, जो अभी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आपका सर्वाइकल C1 to C8 यानी नेक रीजन। सर्वाइकल के अंदर क्या है आपका, C1 से लेकर के C8 तक इंजरी जो होगा वो क्या कहलाएगा, सर्वाइकल नेक इंजरी। तो इसके अंदर आप देख पा रहे हैं सर्वाइकल के अंदर यहाँ पे क्या हो गया है, नर्व का इंजरी हो रहा है ड्यू टू द स्लिप डिस्क। तो इसको हम बोलते हैं सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी। जब सर्वाइकल के अंदर इंजरी होता है तो हमने डिस्कस नहीं किया था कि सर्वाइकल कंट्रोल किसको करता है, जनरली आपके नेक, हेड, शोल्डर्स एंड हैंड्स को। तो आपके इस हैंड्स में क्या हो गया, आपका पेन, वीकनेस एंड नंबनेस शो होने लग गया। तो इसको हम बोलते हैं सर्वाइकल नेक इंजरी, जो आपका C1 से लेकर के C8
स्पाइनल नर्व्स में कहीं पे भी अगर इंजरी होता है वो आपका क्या कहलाएगा, सर्वाइकल इंजरी। तो जनरली इससे क्या क्या इफेक्ट होगा, आर्म्स, हैंड्स, ट्रंक एंड लेग्स। इस केस में हो सकता है टेट्राप्लेजिया एंड क्वाड्रिप्लेजिया। टेट्राप्लेजिया क्वाड्रिप्लेजिया का मतलब क्या होता है, होल बॉडी पैरालिसिस हो सकता है, बिकॉज ये आपका अपर पार्ट अगर इंजर होगा तो उसके नीचे जो भी स्पाइनल कॉर्ड है वो भी आपका फंक्शन नहीं करेगा। नेक्स्ट है आपका थोरेसिक। अगर आपके थोरेसिक वर्टिब्रा के अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड है T1 से लेकर के T12 तक, अगर उसमें कोई भी इंजरी होगा तो वो आपका किसके अंदर आएगा, थोरेसिक रीजन के अंदर। जनरली थोरेसिक रीजन किसको कंट्रोल करता है, आपका चेस्ट, ट्रंक एंड लोअर लिम्स को करता है। इसमें जनरली केसेस में जो देखने को मिलता है वो आपका पैराप्लेजिया। पैराप्लेजिया मीन्स पैरालिसिस ऑफ द हाफ ऑफ द बॉडी, जिसके अंदर जनरली आपके आर्म्स रिमेन फंक्शनल, यानी जो आपके आर्म्स रहेंगे वो फंक्शन करेंगे, लेकिन आपका नीचे का जो पोर्शन है पेल्विक रीजन और बोथ लोअर लिम्ब क्या हो जाएंगे, पैरालिसिस हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका लुम्बार रीजन। तो लुम्बार रीजन में आपका L1 से लेकर के L5 के बीच में अगर कोई इंजरी हो रहा है वो क्या कहलाएगा, आपका लुम्बार रीजन में इंजरी, जिसके अंदर जनरली ये किसको कंट्रोल करता है, लेग, बॉवल एंड ब्लैडर फंक्शन आपकी चेंज हो जाएंगे। इसकी वजह से क्या हो सकता है, वीकनेस एंड पैरालिसिस इन द लोअर बॉडी, यानी आपको पैराप्लेजिया जनरल केसेस में आपको देखने को मिल सकता है। सैक्रल रीजन में अगर आपकी इंजरी S1 से लेकर के S5 स्पाइनल नर्व्स में होती है तो आपके क्या कहलाएगी, सैक्रल इंजरी। तो ये हम कौन सा क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, बेस्ड ऑन द इंजरी लोकेशन। तो ये पार्ट क्या कर कंट्रोल करता है, पेल्विक ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, बॉवल्स, ब्लैडर एंड सेक्सुअल फंक्शन को कंट्रोल करता है। अगर ये इसमें इंजरी होगा तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, आपकी चेंज हो जाएंगी। इसकी वजह से क्या हो सकता है, माइल्ड वीकनेस रादर देन कंप्लीट पैरालिसिस, यानी इस केसेस में क्या होगा, वीकनेस फॉर्म हो सकता है बट कंप्लीटली पैरालिसिस नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक सिंड्रोम। तो सिंड्रोम के बेस पे जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो जनरली जो देखने को मिलेगा वो इनकम्प्लीट एसे मिलेगा। इनकम्प्लीट एसीआई मतलब स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जो है उसमें कुछ फंक्शन आपका स्टॉप हो जाएगा और कुछ फंक्शन आपका वर्क करेगा। अब सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम के अंदर यहाँ पे ये क्या है आपका, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है। तो ये जो आपको रेड मार्क नजर आ रहा है ये आपका क्या है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इंजरी। अगर ये सेंट्रल के अंदर हो रहा है तो ये क्या कहलाता है, सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम, यानी स्पाइनल कॉर्ड की सेंटर में क्या हो रहा है, इंजरी हो रहा है। इसकी वजह से क्या क्या चेंजेस आएंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आपका शोल्डर्स और आपका अपर ट्रंक क्या हो जाएगा, टोटल लॉस ऑफ मोटर फंक्शन। बट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लोअर चेस्ट और एब्डोमेन इनकम्प्लीट लॉस ऑफ मोटर फंक्शन। तो ये आपका मोटर फंक्शन जो है इनकम्प्लीट होगा, बट ये जो अपर चेस्ट है एंड बोथ अपर लिम्स है यहाँ पर आपका टोटल मोटर फंक्शन चेंज हो जाएगा, यानी लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम। एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम में देखिएगा कि ये जो इंजरी होगा वो आपकी स्पाइनल कॉर्ड की एंटीरियर पार्ट में, ये जो आपको रेड मार्क नजर आ रहा है ये आपका क्या है, स्पाइनल कॉर्ड का एंटीरियर पार्ट आपका क्या हुआ है, इंजर्ड हुआ है। जब ये एंटीरियर पार्ट इंजर्ड होगा तो क्या होगा, आपका लोअर बॉडी और आपका चेस्ट और एब्डोमेन क्या होगा, आपका मोटर फंक्शन क्या होगा, आपका पोजीशन, वाइब्रेशन एंड टच सेंसेशन क्या होंगे, आपके लॉस हो जाएंगे। ये जो मार्क नजर आ रहे हैं ये आपका कंप्लीटली क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। बट इसके अंदर कुछ फंक्शन आपका वर्किंग रहेगा। क्या क्या फंक्शन वर्किंग रहेगा, पोजीशन आप मेंटेन कर सकते हैं, वाइब्रेशन एंड टच सेंस आपका इंटैक्ट रहेगा। नेक्स्ट है आपका ब्राउन स्क्वायर्ड सिंड्रोम। ब्राउन स्क्वायर्ड सिंड्रोम को देखिएगा कि यहाँ पे जो पार्ट है ये आपका क्या होता है, राइट साइडेड हेमी सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ये जो स्पाइनल कॉर्ड है वो आपका कौन सा है, T12। तो यहाँ पे अच्छे से इसको समझिएगा, स्पाइनल कॉर्ड का ये पार्ट आपका लेफ्ट साइड है और ये पार्ट आपका राइट साइड है। राइट साइड पार्ट आपका क्या हो गया है, इंजर्ड हो गया है।
इस इंजर्ड की वजह से आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, जो T12 वर्टिब्रा है वहां पे जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है उसका राइट साइड जो है इंजर्ड हो गया है, यानी राइट साइड हेमी सेक्शन हो गया है। उसकी वजह से क्या क्या चेंजेस आएंगे, मोटर फंक्शन आपका सेम साइड में लॉस हो जाएगा। तो ये आपका राइट साइड है और ये बॉडी का राइट साइड है। तो ये आपका जो रेड मार्क नजर आ रहा है, रेड कलर जो नजर आ रहा है, ये आपका क्या है, टोटल लॉस ऑफ मोटर फंक्शन टू द सेम साइड। यानी स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी कहाँ पे हुआ है, आपके राइट साइड में हुआ है। तो बॉडी में सेम साइड में आपका मोटर फंक्शन लॉस हो जाएगा। सेकंड, अनदर साइड में क्या होगा, पेन एंड टेम्परेचर। पेन एंड टेम्परेचर ये जो आपको ब्लू नजर आ रहा है, अनदर साइड में क्या हो रहा है, आपका लोअर पोर्शन में पेन एंड टेम्परेचर लॉस जो है अपोजिट साइड में होगा। तो राइट साइड में इंजरी है और पेन और टेम्परेचर का सेंसेशन लॉस कहाँ पे होगा, आपका अपोजिट डायरेक्शन यानी लेफ्ट साइड में। तो सेम साइड में इंजरी है तो सेम बॉडी के साइड में क्या होगा, मोटर फंक्शन आपका लॉस हो जाएगा यानी पैरालिसिस हो जाएगा। बट आपकी सेम साइड में क्या होगा, यानी राइट साइड में अगर इंजरी हुआ है, अपोजिट साइड में क्या हो जाएगा, आपका पेन और टेम्परेचर का सेंसेशन लॉस हो जाएगा। ये जो आपको ब्लू कलर नजर आ रहा है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक कलर जो नजर आ रहा है उसका मतलब क्या है, लॉस ऑफ सेंसेशन। यहाँ पे जो देख पा रहे हैं ये आपका मोटर फंक्शन था, लेकिन ये जो ब्लैक कलर ये आपका लॉस ऑफ सेंसेशन है। यहाँ पे जो लाइनिंग लाइनिंग नजर आ रहा है इसका मतलब क्या है, लॉस ऑफ प्रेयोसेप्शन एंड वाइब्रेशन। प्रायोसेप्शन का मतलब क्या होता है, जो आप पोजीशन मेंटेन करते हैं और वाइब्रेशन मेंटेन करते हैं, यानी वाइब्रेशन का जो सेंस आता है वो आपके इसमें क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो ब्राउन स्क्वायर सिंड्रोम में क्या होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका हाफ साइड, यानी ये राइट साइड में भी हो सकता है या फिर ये लेफ्ट साइड में भी होगा। अगर मान लीजिए लेफ्ट साइड में होता है तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। लेफ्ट साइड में इंजरी है तो बॉडी का जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट लोअर लिम्ब है, उसमें क्या हो जाएगा, मोटर फंक्शन लॉस हो जाएगा। और अपोजिट डायरेक्शन में यानी राइट साइड में क्या होगा, आपका पेन का, टेम्परेचर का सेंसेशन जो है लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट आपका पोस्टीरियर कॉर्ड सिंड्रोम। पोस्टीरियर कॉर्ड सिंड्रोम का मतलब स्पाइनल कॉर्ड का यहाँ पे कौन सा पार्ट डैमेज होगा, पोस्टीरियर पार्ट। जब पोस्टीरियर पार्ट लॉस होगा तो उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे, लॉस ऑफ प्रायोसेप्शन यानी पोजीशन मेंटेन करना, परसेप्शन आपका लॉस हो जाएगा, एंड फाइन टचेस बिलो द लेवल ऑफ इंजरी। नेक्स्ट आपका मोटर फंक्शन एंड पेन टेम्परेचर सेंसेशन रिमेन इंटैक्ट। यानी इसके अंदर क्या होगा, आपका पेन का सेंसेशन और टेम्परेचर का सेंसेशन आपका लॉस नहीं होगा, बट आपका पोजीशन एंड फाइन टचेस लेवल ऑफ द इंजरी बिलो द लेवल ऑफ इंजरी क्या होंगे, लॉस हो जाएंगे। ये आपका कब होगा, जब आपका पीसीएस होता है यानी पोस्टीरियर कॉर्ड सिंड्रोम होता है। तो ये अभी तक आपने क्या देखा, सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम, जिसमें आपका इंजरी कहाँ पर है, सेंट्रल पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम, injury to the anterior part of the spinal cord. Brown squared, half of the spinal cord. Posterior cord syndrome, posterior part of the spinal cord. नेक्स्ट है आपका कैनस मेडुलरिस सिंड्रोम। कैनस मेडुलरिस सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, इंजरी टू द एंड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड का एंड यहाँ पर हो रहा है और स्पाइनल कॉर्ड के एंड में यानी स्पाइनल कॉर्ड की टेल में यहाँ पे जो ग्रीन कलर है ये आपका क्या है, इंजरी है। तो अगर आपके स्पाइनल कॉर्ड के एंड में या टेल में आपका इंजरी होता है तो वो क्या कहलाता है, आपका कैनस मेडुलरिस सिंड्रोम। ये क्या कॉज कर सकता है, आपका बॉवल ब्लैडर एंड सेक्सुअल डिस्फंक्शन कर सकता है अलोंग विद द लेग वीकनेस, यानी पैरों के अंदर वीकनेस आ जाएगा, बॉवल फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा, ब्लैडर फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा एंड सेक्सुअल डिस्फंक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम। कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम मीन्स द इंजरी टू द नर्व रूट। जो आपके नर्व की रूट है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो नर्व का रूट है, जब स्पाइनल कॉर्ड आपका कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जो नर्व का जो रूट रहता है उसमें अगर इंजरी होता है दैट इज कॉल्ड कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये आपका कॉर्डा इक्विना है, यानी स्पाइनल कॉर्ड का रूट है और वहां पर क्या हो रहा है, आपका इंजरी हो रहा है, यानी कंप्रेस्ड कॉर्डा इक्विना।
इसकी वजह से क्या क्या चेंजेस आएंगे आपके? सीवियर वीकनेस हो जाएगा, नंबनेस इन द पेरिनियल एरिया एंड लॉस ऑफ ब्लैडर एंड बॉवल फंक्शन। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पैरालिसिस, यानी आपके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में आपका इंजरी हो रहा है, स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो रहा है, उसकी वजह से आपके बॉडी का कौन सा पार्ट आपका पैरालिसिस होगा, इसके बेस पे आपके डिफरेंट टाइप के पैरालिसिस होते हैं। जनरल पैरालिसिस में आपके क्या है? मोनोप्लेजिया, डिप्लेजिया, पैराप्लेजिया, हेमिप्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया और टेट्राप्लेजिया, यानी क्वाड्रिप्लेजिया टेट्राप्लेजिया आपका सेम रहता है। मोनोप्लेजिया का मतलब क्या होता है आपका? सिंगल लिम्ब पैरालिसिस। ये आपका अपर लिम्ब भी हो सकता है, लोअर लिम्ब भी हो सकता है, ओनली सिंगल लिम्ब के अंदर। डायप्लेजिया में क्या होगा? बोथ लोअर लिम्ब, इट मे बी अपर एंड इट मे बी लोअर। पैराप्लेजिया मीन्स द हाफ ऑफ द बॉडी पैरालिसिस। एंड हेमीप्लेजिया, हेमीप्लेजिया मीन्स क्या होगा? हाफ ऑफ द बॉडी, यानी अगर बॉडी का दो पार्ट अगर सेंट्रल पार्ट से करें तो इट मे बी राइट साइड और इट मे बी लेफ्ट साइड पैरालिसिस होता है, उसे हम क्या कहते हैं? हेमीप्लेजिया। क्वाड्रिप्लेजिया और टेट्राप्लेजिया क्या होता है आपका? होल बॉडी पैरालिसिस। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अगर आपकी सर्वाइकल इंजरी होती है, एग्जाम्पल के लिए C4 में अगर इंजरी होता है, तो आपका क्या होगा? टेट्राप्लेजिया। क्योंकि ब्रेन से जो कंट्रोल होता है वो आपका बिलो साइड में आपका सिग्नल ट्रांसफर होता है। अगर आपका यहाँ पे इंजरी होगा तो पूरा आपका ये जो स्पाइनल कॉर्ड है वो फंक्शन नहीं करेगा। तो C4 में अगर इंजरी होती है या सर्वाइकल में इंजरी होती है तो आपका होल बॉडी पैरालिसिस होने के चांसेस होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? क्वाड्रिप्लेजिया और टेट्राप्लेजिया। अगर आपके C6 में भी अगर इंजरी होती है, सर्वाइकल 6 में भी अगर इंजरी होती है, यानी स्पाइनल नर्व से स्पाइनल कॉर्ड C6 में अगर होता है, तो आपका टेट्राप्लेजिया होगा। C4 में भी टेट्राप्लेजिया है, C6 में भी टेट्राप्लेजिया है। थोरेसिक वर्टिब्रा के अंदर अगर इंजरी होता है, फॉर एग्जांपल T4 में अगर इंजरी, T6 में अगर इंजरी हो रहा है, थोरेसिक वर्टिब्रा 6 नंबर पे इंजरी होता है, वहां पे क्या होगा आपका? पैराप्लेजिया के चांसेस रहते हैं। पैराप्लेजिया मीन्स हाफ ऑफ द बॉडी क्या हो जाएगा? पैरालिसिस हो जाएगा। और अगर लुम्बार वर्टिब्रा के अंदर अगर इंजरी होता है, तो फॉर एग्जांपल L1 में अगर इंजरी हो रहा है, तो वहां पे भी क्या हो सकता है? पैराप्लेजिया हो सकता है। तो कंक्लूजन ये है कि अगर सर्वाइकल में इंजरी होगा तो आपका टेट्राप्लेजिया होने के चांसेस है, थोरेसिक में होगा तो आपका पैराप्लेजिया होने के चांसेस है, अगर लुम्बार में होगा तो भी आपका पैराप्लेजिया होने के चांसेस है। तो सबसे पहले देखते हैं मोनोप्लेजिया। तो मोनोप्लेजिया मीन्स क्या है? द पैरालिसिस ऑफ द सिंगल लिम्ब। सिंगल लिम्ब में भी राइट साइड और सिंगल लिम्ब में भी लेफ्ट साइड, कोई भी एक लिम्ब आपका पैरालिसिस होगा। जैसे इमेज में आप देख पा रहे हैं, ये आपका क्या है? राइट लेग पैरालिसिस, लेफ्ट लेग पैरालिसिस, राइट हैंड पैरालिसिस एंड लेफ्ट हैंड पैरालिसिस। तो इसके अंदर आपने देखा कि हैंड्स के अंदर भी पैरालिसिस हो रहा है, लेग के अंदर भी पैरालिसिस हो रहा है, बट आपके सिंगल लिम्ब के अंदर हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा आपका? मोनोप्लेजिया। डिप्लेजिया में क्या होता है आपका? बोथ लेग्स या बोथ आर्म्स, दोनों पैर भी हो सकते हैं या दोनों हैंड्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डिप्लेजिया के अंदर क्या है? बोथ लेग्स आपके क्या हो रहे हैं? पैरालिसिस हो रहे हैं। यहाँ पे डिप्लेजिया में क्या देख पा रहे हैं आप? दोनों हैंड्स आपके पैरालिसिस हो रहे हैं। तो ये आपका क्या कहलाता है? डिप्लेजिया। पैराप्लेजिया में भी आपका लोअर होता है, बट आपका क्या होता है? लोअर हाफ ऑफ द बॉडी होता है। यहाँ पे डिप्लेजिया में क्या है आपका? ओनली पैरालिसिस ऑफ द लिम्ब है, पेल्विक रीजन नहीं है, एब्डोमिनल रीजन नहीं है। लेकिन पैराप्लेजिया में क्या होगा? आपके बॉडी का हाफ अगर बीच में से करेंगे तो लोअर हाफ का पोर्शन क्या होगा? पैरालिसिस हो जाएगा, वो आपका पैराप्लेजिया में जाता है। जैसे पैराप्लेजिया में देख पा रहे हैं, लोअर हाफ ऑफ द बॉडी, अगर बॉडी के अगर बीच में से टू सेक्शन में डिवाइड करें बॉडी को, तो लोअर वाला जो पोर्शन होगा वो क्या हो जाएगा? पैरालिसिस हो जाएगा। हेमीप्लेजिया मीन्स क्या होता है? हाफ साइड ऑफ द बॉडी पैरालिसिस। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये जो ब्लू कलर है ये आपका क्या है? लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी पैरालिसिस है। आपका ब्रेन के अंदर जो हेमीस्फीयर होते हैं, राइट साइड हेमीस्फीयर, लेफ्ट साइड हेमीस्फीयर, ये क्या करते हैं? आपके बॉडी के अपोजिट डायरेक्शन को कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर आपका जो पैरालिसिस है वो आपका लेफ्ट साइड में है, तो आपके ब्रेन के किस पार्ट में इंजरी होगा? आपका राइट साइड में, क्योंकि राइट ब्रेन के जो हेमिस्फीयर है
वो अपोजिट डायरेक्शन में बॉडी को कंट्रोल करते हैं। तो आपका इंजरी सस्पेक्टेड कहाँ पे होगा? आपका राइट साइड में। अगर पैरालिसिस आपका राइट साइड में होगा तो ब्रेन की इंजरी कहाँ पे होगा? लेफ्ट साइड के अंदर होगा। तो आपका पैरालिसिस आपका जो हेमीप्लेजिया है, इट में बी राइट साइड और इट में बी लेफ्ट साइड हो सकता है। नेक्स्ट इज द क्वाड्रिप्लेजिया, मीन्स द टोटल पैरालिसिस ऑफ द बॉडी। क्वाड्रिप्लेजिया और टेट्राप्लेजिया हम दोनों नाम से जानते हैं, जिसके अंदर आपका बहुत अपर लिम्ब भी पैरालिसिस हो जाएगा, बहुत लोअर लिम्ब भी हो जाएगा, एंड ट्रंक एरिया यानी टॉर्सो यानी आपका चेस्ट भी आ जाएगा, एब्डोमेन भी आ जाएगा, एंड बैक पार्ट भी आ जाएगा। ये आपका पैरालिसिस हो जाएगा तो क्या कहलाएगा? क्वाड्रिप्लेजिया और टेट्राप्लेजिया। तो ये कंक्लूजन में आपके टाइप्स ऑफ पैरालिसिस हमने क्या देखे? मोनोप्लेजिया, सिंगल लिम्ब पैरालिसिस; हेमीप्लेजिया, half of the body paralysis; diplegia, two limb paralysis, it may be upper or it may be lower; paraplegia, half of the body paralysis; and quadriplegia or tetraplegia, whole body paralysis. नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम कॉजेज ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, यानी आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके अंदर इंजरी कैसे फॉर्म होती है। तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के जो मेजर कॉज है वो आपके टू मेजर कॉज होते हैं, ट्रॉमेटिक एंड नॉन ट्रॉमेटिक। ट्रॉमेटिक मीन्स द ट्रोमा की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, फॉल की वजह से, इसके डिफरेंट डिफरेंट आपके कॉजेस होते हैं। नॉन ट्रॉमेटिक का मतलब क्या है? आपका विदाउट एक्सीडेंट, विदाउट ट्रॉमा, विदाउट फॉल। फॉर एग्जांपल आपका इन्फेक्शंस, आपका ट्यूमर फॉर्मेशन, सिस्ट फॉर्मेशन, इंटरनल आपका चेंजेस, ये सब की वजह से अगर होगा तो वो क्या कहलाएगा? नॉन ट्रॉमेटिक एससीआई। ट्रॉमेटिक कॉज में आपके क्या क्या है? मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, फॉल्स, स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशनल इंजरी। स्पोर्ट्स और रिक्रिएशनल का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए आप क्रिकेट खेल रहे हैं या कोई स्पोर्ट्स कर रहे हैं या आप कोई स्टंट कर रहे हैं, उस कंडीशन में आपको क्या हो सकता है? स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो सकता है। वायलेंस, असॉल्ट इंजरी, गन शॉट इंजरी, इंडस्ट्रियल वर्क प्लेस एक्सीडेंट, जहां पर आप फैक्ट्री में काम करते हैं वहां पर आपको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। तो ये सारी चीजें किस में आएंगे? आपके ट्रॉमेटिक कॉजेस के अंदर। नॉन ट्रॉमेटिक कॉजेज में क्या है? आपका डिजीज कंडीशन, इन्फेक्शंस कंडीशन, फॉर एग्जांपल ट्यूमर फॉर्मेशन, इन्फेक्शन हो गया, फॉर एग्जांपल मेनिंजाइटिस है, ट्यूबरक्लोसिस है, एचआईवी है। स्ट्रोक ऑन स्पाइनल कॉर्ड इंफारक्शन। स्पाइनल कॉर्ड इंफारक्शन का मीन देयर इज लैक ऑफ ब्लड सप्लाई टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड लीड्स टू द डेथ ऑफ द spinal tissues. And stroke, lack of blood supply to the brain and death of the brain tissues. Autoimmune diseases, डिस्क हर्निएशन, जैसे डिस्क हर्निएशन अभी हमने डिस्कशन किया था कि आपका जो वर्टिब्रल डिस्क है वो क्या हो जाता है? आपका स्लिप हो जाता है, प्रोलैप्स हो जाता है, और वो क्या करता है? आपकी स्पाइनल कॉर्ड को, स्पाइनल नर्व्स को पिंच करता है, जिसकी वजह से आपका इंजरी हो जाता है। नेक्स्ट आपका सिंजोमाइलिया। सिंजोमाइलिया में क्या होता है? आपका सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। तो ये जो मेजर कॉज है ये किसके अंदर आते हैं? आपके नॉन ट्रॉमेटिक कॉजेस के अंदर। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं पैथोफिजियोलॉजी, यानी जब आपको ट्रॉमेटिक की वजह से या नॉन ट्रॉमेटिक की वजह से आपको जो इंजरी होगा तो आपके स्पाइनल कॉर्ड में चेंजेस किस तरीके से आते हैं। सबसे पहले क्या है? आपका ट्रॉमेटिक कॉज या नॉन ट्रॉमेटिक कॉज से चेंजेस क्या आएंगे? आपकी प्राइमरी इंजरी होगा। प्राइमरी इंजरी को हम बोल सकते हैं डायरेक्ट इंजरी टू द स्पाइनल कॉर्ड। तो प्राइमरी इंजरी में क्या होगा? डायरेक्ट इंजरी टू द स्पाइनल कॉर्ड। उसकी वजह से क्या आएगा? आपका स्ट्रक्चरल डैमेज आएगा, यानी जो आपके स्पाइनल कॉर्ड है वो आपका डैमेज हो जाएगा। हो सकता है आपको हेमरेज हो जाए, एडिमा हो जाए, एंड इस्कीमिया हो जाए। हेमरेज मीन्स ब्लीडिंग, एडिमा मीन्स swelling फॉर्मेशन, fluid buildup, and ischemia means there is lack of oxygen blood supply to the spinal cord. And inflammatory responses, उसके बाद आपका क्या होगा? न्यूरोनल डैमेज एंड सेल डेथ। आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका क्या हो जाएगा? सेल का डेथ हो जाएगा। उससे क्या चेंजेस आएंगे? आपके वैस्कुलर चेंजेस आएंगे, इस्कीमिया, हाइपोक्सिया एंड एडिमा। हाइपोक्सिया मीन्स लैक ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज। स्कार फॉर्मेशन, स्कार फॉर्मेशन मीन्स क्या होता है? फाइबर टिश्यू रिप्लेस द नॉर्मल टिश्यूज। जो आपके नॉर्मल टिश्यू होते हैं यानी हेल्दी टिश्यू होते हैं वो आपके फाइबर टिश्यू के द्वारा रिप्लेस कर दिए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड स्कार टिश्यू फॉर्मेशन।
नेक्स्ट क्या होगा उसकी वजह से? लॉस ऑफ मोटर फंक्शन, सेंसरी फंक्शन एंड ऑटोनोमिक फंक्शन। ऑटोनोमिक मीन्स सिंपैथेटिक फंक्शन एंड पैरासिम्पैथेटिक फंक्शन। नेक्स्ट आपका न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो जाएगा। न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट मीन द फंक्शंस ऑफ द नर्वस सिस्टम क्या हो जाएंगे? डेफिसिट हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे। उसकी वजह से आपका पैरालिसिस एंड लॉस ऑफ सेंसेशन। तो इस तरीके से आपकी स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी होने की वजह से आपके ये मोटर फंक्शन, सेंसरी फंक्शन आपके चेंज हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अगर ये स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो जाएगा तो आपके क्या क्या साइन सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा? कॉमन साइन सिम्टम्स में क्या क्या मिलेगा? सबसे पहले आपको मिलेगा लॉस ऑफ मूवमेंट्स, पार्शियल और कंप्लीट पैरालिसिस बिलो द इंजरी साइट। कंप्लीट इंजरी का मतलब क्या है आपका? पैराप्लेजिया। जो यहाँ पर इंजरी होगा उससे लो लेवल में आपका टोटल मोटर फंक्शन आपका लॉस हो जाएगा। इनकम्प्लीट में क्या होगा? कुछ फंक्शन आपका वर्क कर रहा है, कुछ फंक्शन आपका वर्क नहीं कर रहा है। नेक्स्ट आपका सिम्टम्स क्या आएगा? लॉस ऑफ सेंसेशन, यानी जो भी आप टच करेंगे या फील करेंगे, टेम्परेचर सेंसेशन है, टच सेंसेशन है, पेन का सेंसेशन है, वो आपको फील नहीं होगा। लॉस ऑफ ब्लैडर एंड बॉवल कंट्रोल, यानी डिफिकल्टी इन द यूरिनेटिंग एंड डिफिकेटिंग। जो आप यूरिन पास करेंगे उसमें आपको प्रॉब्लम होने लग जाएगी, एंड जो स्टूल पास करेंगे उसमें भी आपको डिफिकल्टी होने लग जाएगी बिकॉज ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। नेक्स्ट आपका पेन सेंसेशन। जो आपको पेन का सेंसेशन आएगा वो आपको स्टिंग के रूप में आएगा, बहुत शार्प पेन आएगा, बर्निंग फील आएगा, जिसे हम बोलते हैं टिंगलिंग सेंसेशन बिलो द इंजरी लेवल। फॉर एग्जांपल अगर आपको इंजरी हुआ है यहाँ पे, तो ये आपको जो मार्क देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या होगा? आपको एज ए टिंगलिंग सेंसेशन आपको यहाँ पर मिलेगा। डिफिकल्टी इन द ब्रीथिंग। अगर आपको सर्वाइकल में इंजरी है तो जनरली आपको डिफिकल्टी इन द ब्रीथिंग देखने को मिल जाएगी। लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस, यानी आपको डिफिकल्टी इन द ब्रीथिंग और डिफिकल्टी इन द वॉकिंग एंड स्टैंडिंग में आपको प्रॉब्लम होने लग जाएगी। इमरजेंसी सिम्टम्स में क्या क्या आएंगे? एक्सट्रीम बैक पेन या नेक पेन, बहुत शार्प आपका पेन होगा शोल्डर्स के अंदर और आपकी नेक के अंदर। वीकनेस और पैरालिसिस इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, आपके किसी भी पार्ट में आपका पैरालिसिस या वीकनेस आ सकता है। ये वीकनेस और पैरालिसिस आपका किस पे डिपेंड करता है? द इंजरी ऑफ द लोकेशंस। आपके जिस लोकेशन में इंजरी होगा उसी के बेस पे आपके सिम्टम्स शो होते हैं। सर्वाइकल में होगा तो जनरली आपके नेक के सिम्टम्स शो होने लग जाएंगे, शोल्डर के शो होने लग जाएंगे, बैक पेन के शो हो जाएंगे और आपके हैंड्स के अंदर शो होने लग जाएंगे। अगर आपके चेस्ट में है, यानी आपका थोरेसिक वर्टिब्रा के अंदर अगर इंजरी है तो उसके अंदर आपको चेस्ट के अंदर, एब्डोमिनल के अंदर जनरली सिम्टम देखने को मिल जाएंगे और पैराप्लेजिया आपको देखने को मिल जाएगा। लुम्बार में है आपका तो पैराप्लेजिया, साथ में आपका पेल्विक रीजन भी आ जाएगा। एंड सैक्रल रीजन में क्या होगा? आपका बॉवल्स प्रॉब्लम्स, ब्लैडर प्रॉब्लम्स और पेल्विक रीजन के जो ऑर्गन है वहां पर आपको प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है। तो इंजरी के सिम्टम जो डिपेंड करते हैं आपके स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी पे बेस करता है कि कौन सा पार्ट स्पाइनल कॉर्ड का डैमेज हुआ है, उसी के बेस पे आपके सिम्टम्स शो होते हैं। नेक्स्ट है डिफिकल्टी ब्रीथिंग, numbness and tingling especially in the hands or feet. Numbness means that is loss of sensation and tingling sensation आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई निडल प्रिक कर रहा है, ऐसा आपको सेंसेशन फील होता है। स्पेशली कहाँ पे होगा? आपके हैंड्स के अंदर और फीट के अंदर, जो एंड पार्ट होता है यानी पेरिफेरल पार्ट जो होता है उसके एजेस के ऊपर, यानी हैंड्स की एजेस के ऊपर और लेग्स की फिंगर के ऊपर क्या होगा? आपको टिंगलिंग और नमनेस देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन, यानी स्पाइनल कॉर्ड अगर इंजरी हो गया है तो उसको किस तरीके से आप इन्वेस्टिगेट करेंगे, क्या क्या आपके पास डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन है जिससे हम फाइंड आउट कर सकें कि आपको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुआ है। सबसे पहले आपका क्लिनिकल असेसमेंट, जिसके अंदर हम हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। इमेजिंग स्टडी के अंदर आप सीटी स्कैन, एक्सरे, एमआरआई कर सकते हैं। एंड एडिशनल डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंदर आप कुछ आपके एडिशनल टेस्ट रहते हैं जिसमें आपका नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट है, नर्व कंडक्शन स्टडी टेस्ट है, बहुत सारे टाइप के एडवांस टेस्ट रहते हैं।
क्लिनिकल असेसमेंट के अंदर सबसे पहले क्या है, जैसे ही आपके पास पेशेंट रिसीव होगा, सबसे पहले आपको क्या पूछना है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ इंजरी। फॉर एग्जाम्पल आपको ट्रॉमा हुआ है, या आप फॉल हो गए थे, या आपको एक्सीडेंट हुआ है, यानी इंजरी जो हुआ है आपके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, वर्टिब्रा के अंदर, उसका एग्जैक्ट कॉज क्या है, दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ द इंजरी क्या है। नेक्स्ट इज द न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, पैरालिसिस हुआ है, नंबनेस है, पेन है, यानी आपको सिम्टम्स आपको फाइंड आउट करने हैं। न्यूरोलॉजिकल आपको एग्जामिनेशन करना है, उससे आप फाइंड आउट करेंगे कि इंजरी होने की वजह से आपकी बॉडी का कौन सा पार्ट जो है इम्पैक्ट हुआ है। ब्रीथिंग डिफिकल्टी, लॉस ऑफ ब्लैडर फंक्शंस, बाउल फंक्शन, ये आपको फाइंड आउट करना है। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना है। इसके लिए आप ASIA यानी अमेरिकन स्पाइनल इंजरी एसोसिएशन स्केल के द्वारा आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ASI स्केल के अंदर कैसे करते हैं, सबसे पहले क्या है आपको, कंप्लीट, इनकम्प्लीट एंड नॉर्मल, यानी आपको कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है तो क्या आपको चेक करना है। इनकम्प्लीट है, वो कितना इनकम्प्लीट है। उसके बाद इनकम्प्लीट है, उसके अंदर क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा। नेक्स्ट इनकम्प्लीट है, उसके अंदर क्या क्राइटेरिया रहेगा। अगर नॉर्मल है तो आपकी बॉडी में क्या सिम्टम देखने को मिलेगा। इसके बेस पे आपके 3 स्केल होते हैं, कंप्लीट, इनकम्प्लीट एंड नॉर्मल। सबसे पहले मान लीजिए कंप्लीट इंजरी हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी आपका कंप्लीट है। कंप्लीट का मतलब होल बॉडी पैरालिसिस है, यानी क्वाड्रिप्लेजिया है या टेट्राप्लेजिया है। तो उसके अंदर क्या होगा, नो मोटर, कोई भी मोटर रेस्पॉन्स नहीं होगा बॉडी का, ब्रेन का। नो सेंसरी रेस्पॉन्स, कोई भी बॉडी से रेस्पॉन्स नहीं जाएगा सेंसरी। एंड नो सैक्रल स्पेयरिंग। नो सैक्रल स्पेयरिंग का मतलब क्या होता है, कुछ सैक्रम का पार्ट यानी S3, S4 एंड S5 जनरली जो है फंक्शनेबल होता है, उस केसेस में आपका ये जो है इनकम्प्लीट रहता है। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, सैक्रल रीजन भी क्या होगा, इंजर्ड हो जाएगा। तो इसके अंदर कोई भी मोटर नहीं होगा, ना ही सेंसरी होगा, ना ही आपका सैक्रम का फंक्शन होगा, दैट इज नो सैक्रल स्पेयरिंग। सैक्रल स्पेयरिंग का मतलब क्या है, S3, S4 एंड S5 का जो फंक्शन होता है उसे हम बोलते हैं सैक्रल स्पेयरिंग। तो वो भी फंक्शन क्या होगा इसके अंदर, नहीं होगा। तो ये इस टाइप की इंजरी को हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी अकॉर्डिंग टू द ASIA स्केल। नेक्स्ट अगर इनकम्प्लीट बोलना है तो हम क्या बोलेंगे, नो मोटर एंड सेंसरी ओनली। पेशेंट की बॉडी के अंदर मोटर फंक्शन आपका अवेलेबल नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, बट सेंसरी फील कर रहा है। जैसे ही आप पेशेंट को टच करते हैं, किसी भी पार्ट में टच कर रहे हैं, तो पेशेंट फील कर रहा है कि यू आर टचिंग द पेशेंट, और पेशेंट रेस्पॉन्स भी कर रहा है। इट मीन्स क्या है, इनकम्प्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, यानी मोटर फंक्शन आपका डिस्टर्ब हो गया है, लॉस हो गया है, बट आपका सेंसरी फंक्शन अभी वर्क कर रहा है। नेक्स्ट इनकम्प्लीट में क्या है, 50% ऑफ मसल्स लेस देन ग्रेड 3, यानी आपका जो 50% मसल्स का लॉस हुआ है वो ग्रेड 3 से लेस है, ग्रेड 3 से कम हुआ है। ग्रेड 3 से कम हो रहा है आपका मसल्स ऑफ द इंजरी, तो उसके में क्या होगा, कैन नॉट रेज द आर्म्स एंड लेग्स। पेशेंट आपका आर्म्स और लेग्स जो है राइज नहीं कर पाएगा, रेस नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट आपका इनकम्प्लीट में क्या होगा, 50% ऑफ मसल्स मोर देन ग्रेड 3, जो इंजरी हुआ है वो आपका 50% से भी आपका मोर देन ग्रेड 3 में है, यानी आपका मैक्सिमम मसल्स का पार्ट क्या है, वर्किंग है, ग्रेड 3 से ऊपर है। तो आप क्या कर सकते हैं, उस कंडीशन में कैन रेज आर्म्स एंड लेग्स ऑफ। ऐसी कंडीशन में पेशेंट आपका हैंड्स को रेज कर रहा है और आर्म्स को भी रेज कर रहा है, हैंड्स, आर्म्स एंड लेग्स दोनों पार्ट को आपको रेज कर रहा है, बहुत अपर लिम्ब एंड बहुत लोअर लिम्ब को अगर रेज कर पा रहा है, इस केस में क्या होगा, पेशेंट का इनकम्प्लीट इंजरी है, जी क्राइटेरिया के अंदर। ई में क्या है आपका, नॉर्मल। नॉर्मल में क्या होगा, मोटर फंक्शन भी आपका अवेलेबल है, सेंसरी फंक्शन भी अवेलेबल है, और सैक्रल स्पेयरिंग भी आपका अवेलेबल होता है। तो इस तरीके से जो इंजरी डिसाइड की जाती है, ये आपका कौन सा स्केल कहलाता है, ASIC स्केल। इसके अंदर 3 ही क्राइटेरिया हमें आपके आंसर मिलेंगे, कंप्लीट इंजरी, इनकम्प्लीट इंजरी और नॉर्मल इंजरी। इनकम्प्लीट इंजरी के अंदर भी आपके 3 क्राइटेरिया आ जाते हैं, नो मोटर सेंसरी, बी क्राइटेरिया,
सी क्राइटेरिया के अंदर 50% ऑफ मसल्स आपका लॉस हो जाता है, ग्रेड 3 से बिलो रहता है। उस कंडीशन में आपका जो पेशेंट है वो आपके आर्म्स और आपके लेग रेज नहीं कर पाता है। इनकम्प्लीट जी क्राइटेरिया के अंदर 50% ऑफ मसल्स आपका सेफ रहता है, ग्रेड 3 से आपका ज्यादा रहता है। अगर सेफ रहता है मसल तो उस कंडीशन में आपका हैंड्स रेज कर सकता है एंड लेग रेज कर सकता है। नॉर्मल के अंदर आपका नॉर्मल फंक्शन आपका सेंसरी मोटर इंटैक्ट रहता है। इमेजिंग स्टडीज के अंदर आप क्या कर सकते हैं, एक्सरे कर सकते हैं, सीटी स्कैन कर सकते हैं और एमआरआई कर सकते हैं। जनरली अगर आपको क्लियर विजुअलाइजेशन चाहिए तो उस केसेस में हम एमआरआई प्रीफर करते हैं। नेक्स्ट है एडिशनल डायग्नोस्टिक टेस्ट। एडिशनल डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या करते हैं हम, SSEP यानी सोमेटोसेंसरी इवोक्ड पोटेंशियल्स। इसको क्या ऐसे करते हैं, सबसे पहले पेशेंट का हैंड्स के अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले इस हैंड्स को क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो आप देख पा रहे हैं इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं और इस इलेक्ट्रोड का कनेक्शन मशीन के साथ कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इस डिवाइस के द्वारा यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप से यहाँ पर स्टिमुलस देते हैं, यानी करंट प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल जैसे प्रोवाइड करते हैं, अगर आपका नर्व फंक्शनेबल है तो इस इलेक्ट्रोड के द्वारा आपके मशीन के अंदर इस तरीके से आपका ग्राफ बनने लग जाता है। जैसे ही आपका ग्राफ बनता है तो इसका मतलब क्या है, आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो आपका फंक्शनेबल है और यहाँ पर अभी सेंसरी परसेप्शन आपका वर्किंग कर रहा है और आपका मोटर फंक्शन वर्क कर रहा है, जिसकी वजह से आपका ये ग्राफ फॉर्मुलेट हो रहा है। तो इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल पल्स अप्लाइड करते हैं। जैसे ये आपका इलेक्ट्रिकल पल्स है यानी करंट यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, वो आपका पेरिफेरल नर्व यानी मीडियल नर्व पे भी कर सकते हैं, रिस्ट के अंदर, और टिबियल नर्व एंकल्स के अंदर। दो आपकी साइट है, यहाँ पे आप कौन सा कर पा रहे हैं, मीडियल नर्व्स के अंदर। अगर आपके लेग्स में करना है तो कहाँ पे करेंगे आप, टिबियल नर्व के अंदर। तो जैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपका जाएगा, आपके ब्रेन से रेस्पॉन्स आएगा, मोटर रेस्पॉन्स आएगा और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपका किसके द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा, ये इलेक्ट्रोड्स के द्वारा आपका डिस्प्ले होगा। इलेक्ट्रोमायोग्राफी के अंदर भी आपका सेम प्रोसीजर करते हैं, लेकिन इसके अंदर हम क्या चेक करते हैं, आपका हेल्थ ऑफ द मसल्स एंड नर्व सेल्स, यानी आपकी नर्व सेल्स हेल्दी है, अनहेल्दी है, या किस तरीके से आपका फंक्शन कर रही है। साथ में हम क्या चेक कर सकते हैं, मसल्स किस तरीके से फंक्शन कर रही है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं निडल को क्या है, मसल्स के अंदर कनेक्ट करते हैं और आपका जो ग्राफ बनता है इस तरीके से आपका रेड वाला बन रहा है, और जो आपका इलेक्ट्रोड वाला है वो आपका इस तरीके से बन रहा है, ये आपका नर्व का टेस्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रोमायोग्राफी के अंदर मसल्स का स्टेटस पता करते हैं, साथ में आपका नर्व का स्टेटस पता करते हैं। नेक्स्ट है आपका नर्व कंडक्शन स्टडीज, जिसे हम नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट भी कहते हैं। इसके अंदर भी आपका क्या चेक करना है, सेम आपका टेस्ट रहता है, लेकिन इसके अंदर स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिग्नल, यानी आपके ब्रेन से आपके न्यूरोट्रांसमीटर यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल किस तरीके से ट्रेवल कर रहे हैं, उनका स्पीड क्या है, नर्व का फंक्शन क्या है, नर्व का फंक्शन स्लो हो रहा है, नर्व का फंक्शन तेजी से हो रहा है, नॉर्मल हो रहा है, ये सारी चीजें आप किससे चेक करते हैं, नर्व कंडक्शन स्टडीज से, जिसे हम नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट आपका है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड एनालिसिस यानी CSF यानी लुम्बार पंक्चर। इसमें क्या कर सकते हैं कि आपके स्पाइनल कॉर्ड से सैंपल लिया जाता है वर्टिब्रल कॉलम से। ये आपका दो पोजीशन में लिया जाता है, लाइंग पोजीशन में भी आप CSF का सैंपल ले सकते हैं और सिटिंग पोजीशन में भी ले सकते हैं। इससे क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्या चेक कर सकते हैं, इन्फेक्शंस, इन्फ्लामेशन, ब्लीडिंग एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। आपके स्पाइनल कॉर्ड में के अंदर जो CSF है उसमें इन्फेक्शन तो नहीं है, या इन्फ्लामेशन तो नहीं है, या ब्लीडिंग तो नहीं है। तो ये क्यों होगा, क्योंकि जैसे ही आपके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कोई इन्फेक्शन होगा तो वो इन्फेक्शन आपके CSF में आपका प्रेजेंट हो जाएगा, और CSF को जब इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजोगे तो आपको मालूम हो जाएगा यू आर सफरिंग फ्रॉम द इन्फेक्शियस डिजीजेस। नेक्स्ट इज द मैनेजमेंट ऑफ HCI। ये हमने प्रॉब्लम डिस्कशन कर लिया, कॉज डिस्कशन कर लिया, सिम्टम्स देख लिए क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। अब हम देखते हैं कि इसको मैनेज कैसे किया जाए। अगर किसी को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाए तो हम उसको मैनेज कैसे करें।
तो मैनेज को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्री हॉस्पिटल मैनेजमेंट एंड सब एक्यूट और रिहैबिलिटेशन फेज। रिहैबिलिटेशन फेज जो आपकी मैनेजमेंट के बाद करते हैं। प्री हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से पहले आपको पेशेंट को कैसे मैनेज करना है। जब आपका पेशेंट हॉस्पिटल में आ जाएगा, तब आपको किस तरीके से मैनेज करना है। तो एक्यूट फेज जो आपका जो चलेगा वो फर्स्ट 24 to 72 आवर्स रहेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्री हॉस्पिटल मैनेजमेंट क्या है। प्री हॉस्पिटल मैनेजमेंट को हम इमरजेंसी मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं। मान लीजिए आउटसाइड द हॉस्पिटल आपके पेशेंट को कोई फ्रैक्चर हो गया, एक्सीडेंट हो गया, उस केसेस में आपकी स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो गया है। अब आपको पेशेंट को क्या है, हॉस्पिटल के लिए ट्रांसफर करना है। अब हॉस्पिटल के लिए ट्रांसफर करोगे तो किस तरीके से आप पेशेंट को ले जाओगे जिससे आप मैक्सिमम इंजरी पेशेंट को ना हो। तो इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। इमोबिलाइजेशन, पेशेंट का मूवमेंट नहीं कराना है। एयरवे मैनेजमेंट, पेशेंट का एयरवे क्लियर करना है, मैनेज करना है कि पेशेंट अच्छे से ब्रीथिंग करता रहे, सैचुरेशन मेंटेन करता रहे। हीमोडायनामिक स्टेबलाइजेशन, जब इंजरी होता है, आपका फ्रैक्चर होता है, उस केस में बहुत सारा ब्लीडिंग हो जाता है हेमरेज की वजह से। उस केस में क्या हो जाता है, फ्लूइड लॉस की वजह से हाइपोवोलेमिक शॉक हो जाता है, पेशेंट का बीपी डाउन हो जाता है। तो उस केस में आपको क्या रखना है, हीमोडायनामिक स्टेबलाइजेशन रखना है, पेशेंट के वाइटल्स नॉर्मल रखने हैं, बीपी आपको नॉर्मल रखना है। नेक्स्ट न्यूरोजेनिक शॉक मैनेजमेंट, यानी आपको शॉक का मैनेजमेंट भी रखना है। ये आपका बिफोर हॉस्पिटल आपको ये करना है। इमोबिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए आपको सर्वाइकल इंजरी हुआ है, तो सर्वाइकल कॉलर का यूज कर सकते हैं। सर्वाइकल कॉर्ड के अलावा मान लीजिए आपको थोरेसिक में इंजरी हुआ है, लुम्बार में हुआ है या सैक्रल में हुआ है, उस केस में आप क्या यूज करेंगे, स्पाइन बोर्ड। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जिसपे ये पेशेंट लेटा हुआ है, ये आपका क्या है, स्पाइन बोर्ड। तो ये सर्वाइकल और स्पाइन बोर्ड क्या करते हैं, आपकी नेक के अंदर और आपकी बॉडी के अंदर जो मूवमेंट होता है ड्यूरिंग द ट्रांसफर फ्रॉम टू द हॉस्पिटल, आउटसाइड एनवायरनमेंट से हॉस्पिटल में जब ट्रांसफर करोगे पेशेंट को, तो उस टाइम आपका मूवमेंट सबसे कम होना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका फर्दर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी आप प्रिवेंट कर सकते हैं। एयरवे मैनेजमेंट में आप मान लीजिए सर्वाइकल इंजरी हो गया है, C1 to C4 के बीच में अगर इंजरी हुआ है, उस केसेस में आप एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन कर सकते हैं। हीमोडायनामिक स्टेबलाइजेशन के अंदर आपको बीपी एक्यूरेट रखना है, मोर देन 90 एमएफ ऑफ एचजी रखना है कम से कम। नॉर्मली आपका 120/80 होता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली आपको मैक्सिमम जो रेंज रखना है वो मोर देन 90 मिनिमम होना चाहिए। न्यूरोजेनिक शॉक के लिए क्या करना है आपको, मान लीजिए आपको इंजरी हुआ है T6 के अंदर, आपको हाइपोटेंशन हो गया है, ब्रेडिकार्डिया हो गया है, हाइपोथर्मिया हो रहा है। इस केस में आपको आईवी फ्लूइड यूज कर सकते हैं। ब्रेडिकार्डिया अगर हो रहा है, एट्रोपिन यूज कर सकते हैं, एंड बीपी के लिए हाई वैसोप्रेशर्स यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्यूट फेज मैनेजमेंट में, यानी फर्स्ट 24 आवर्स टू 72 आवर्स के अंदर पेशेंट आपका हॉस्पिटल में, उस केस में आपको क्या करना है। उस केसेस में आपको मेडिकल मैनेजमेंट एंड सर्जिकल मैनेजमेंट करना है। मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर आपको मान लीजिए इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो हाई डोज आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स मेथिलप्रेडनिसोलोन ले सकते हैं। वैसोप्रेशर ले सकते हैं, डोपामाइन, नॉन एपिनेफ्रिन टू मेंटेन द मीन आर्terial प्रेशर। मीन आर्टरी प्रेशर क्या होता है, जैसे आप मीन आर्टरी प्रेशर निकालोगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एसपी यानी सिस्टोलिक प्रेशर प्लस 2 डायस्टोलिक प्रेशर डिवाइडेड बाई 3। मान लीजिए आपका एसपी कितना है, 120/80 है नॉर्मल बीपी, तो एसपी कितना हो जाएगा, 120, एंड डीपी कितना हो जाएगा, यानी डायस्टोलिक प्रेशर क्या है, 80। इस तरीके से जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका नॉर्मली जो है 93.33 आता है, अगर आपका बीपी 120/80 है। तो आपको जो रेंज रखना है मीन आर्टरी प्रेशर का, वो आपको 85 to 90 के बीच में आपको रखना है, दैट इज मीन आर्टीरियल प्रेशर। पेन मैनेजमेंट के लिए आप एनएसएआईडी, नॉन स्टीरॉयड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स यूज कर सकते हैं। ओपियोइड्स, गाबापेंटिन फॉर द न्यूरोपैथिक पेन के लिए यूज कर सकते हैं। डीबीटी प्रोफाइलैक्सिस यानी डी वेन थ्रोम्बोसिस से प्रिवेंट करने के लिए लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन आता है। ये हेपारिन का इंजेक्शन है जो आपका ऑलरेडी प्री फिल्ड आता है, जिसे हम इनैक्सोप्रिन 60 mg 0.6 ml, 40 mg का भी आता है जो 0.4 ml में रहता है। इसकी वजह से क्या होगा, आपका
डीप वेन यानी आपके जो थाई के अंदर जो डीप वेन है वहां पर थ्रोम्बोसिस के जो चांसेस हैं वो आपके रिड्यूस हो जाते हैं। नेक्स्ट सर्जिकल मैनेजमेंट, यानी आपको कंप्रेशन हो गया है या कोई भी आपको इंजरी हो गया, असॉल्ट इंजरी हो गया, फ्रैक्चर हो गया आपकी वर्टिब्रा के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड आपका कंप्रेस हो रहा है, तो उसको किस तरीके से मैनेज करना है? बाय द सर्जिकल मैनेजमेंट। दो टाइप के आपके सर्जिकल मैनेजमेंट रहते हैं। फर्स्ट इज द स्पाइनल डीकम्प्रेशन। कंप्रेशन का मतलब क्या हो रहा है? आपकी स्पाइनल नर्व के ऊपर कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन की वजह से आपका नर्व जो है इंजर हो रहा है, तो उसको हमें क्या करना है? डीकम्प्रेस करना है, यानी जो कंप्रेशन है उसको हमें रिमूव करना है, तो डीकम्प्रेशन सर्जरी होगा। स्पाइनल स्टेबलाइजेशन। स्पाइनल स्टेबलाइजेशन का मतलब क्या है? आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है, आपका जो वर्टिब्रा है, उसका मूवमेंट हमें कंप्लीटली परमानेंटली स्टॉप करना है। उसके लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं? फ्यूजन कर सकते हैं, यानी टू वर्टिब्रा को परमानेंटली फ्यूज कर सकते हैं, मूवमेंट को स्टॉप कर सकते हैं। रॉड का यूज कर सकते हैं, स्क्रू का यूज कर सकते हैं, एंड प्लेट्स का यूज कर सकते हैं। तो फ्यूजन आप रॉड से भी कर सकते हैं, स्क्रू लगा के भी कर सकते हैं, और प्लेट से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्पाइनल डीकम्प्रेशन के लिए क्या क्या सर्जरी होती है। स्पाइनल डीकम्प्रेशन के अंदर जिस पार्ट को रिमूव किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग इसको 5 सर्जरी के अंदर डिवाइड किया गया है। लेमिनेक्टोमी, लोमिनोटोमी, डिसेक्टोमी, कॉर्पेक्टोमी एंड फॉर्मेनोटोमी। लेमिनेक्टोमी मीन्स, एक्टोमी मीन्स कट एंड रिमूव। तो इसके अंदर क्या है? लेमिना मीन्स बैक पार्ट ऑफ द वर्टिब्रा, तो ये आपका वर्टिब्रा है जो हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया था। ये आपका सिंगल वर्टिब्रा है जिसके अंदर ये जो बैक साइड ऑफ द पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? आपका लेमिना कहलाता है। तो बिफोर प्रोसीजर आपको, यानी ये जो कंडीशन है ये पेशेंट का है, इस कंडीशन में क्या हो गया है? ये जो डिस्क है ये प्रोलैप्स होगी और यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड को कंप्रेस कर रही है। अब इस कंप्रेशन को हमें डीकम्प्रेस करना है, यानी ये जो प्रेशर लग रहा है स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर, स्पाइनल नर्व्स के ऊपर, इसको हमें रिमूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? ये जो आपका लेमिना है, ये जो आपका वर्टिब्रा का पार्ट है, इसको हम रिमूव कर देंगे सर्जरी के द्वारा। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, ये जो लेमिना पार्ट है, यहाँ पे जो पार्ट था ये हमने रिमूव कर दिया, और आपका स्पाइनल नर्व्स आपका नॉर्मल फंक्शन करने लग जाएगा, और जो कंप्रेशन हो रहा था वो आपका रिमूव हो जाएगा। तो ये जो सर्जरी कहलाती है वो क्या कहलाती है? लेमिनेक्टोमी। नेक्स्ट इज द लेमिनोटोमी। लेमिनोटोमी में क्या है? लेमिना का ही पार्ट रिमूव करते हैं, कंप्लीट लेमिना रिमूव नहीं करते हैं। लेमिनेक्टोमी में अभी आपने क्या देखा? ये जो लेमिना है ये आपने पूरा रिमूव कर दिया है, कंप्लीट रिमूव कर दिया है। बट लेमिनोटोमी के अंदर आपका स्मॉल पार्ट ऑफ द लेमिना रिमूव करना है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे देखिए बिफोर प्रोसीजर आपका ये कंडीशन है पेशेंट का। यहाँ पर क्या हो रहा है? कंप्रेस हो रही है नर्व, और आपने क्या किया? ये कंप्रेस हो रहा है लेकिन ये पार्ट आपका नॉर्मल है, तो लेमिना का आपने ये पार्ट रिमूव कर दिया। लेमिना इज कट, ये वाला पार्ट आपने कट करके रिमूव कर दिया। तो ये सर्जरी क्या कहलाएगी? आपकी लेमिनोटोमी, जिसके अंदर लेमिना का स्मॉल पार्ट, जो आपका पार्ट कंप्रेस कर रहा है, उसी को रिमूव कर दिया जाता है। पेशेंट के अंदर देखेंगे तो आपका इस तरीके से नजर आएगा। डिसेक्टोमी। डिसेक्टोमी नाम से पता चल रहा है, इक्टोमी मीन्स कट एंड रिमूव, एंड डिस्क मीन्स द इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इसके अंदर क्या है? डिस्क को रिमूव कर दिया जाएगा। जो आपका डिस्क जो हर्निया हो रहा है, हर्निएटेड डिस्क हो रही है, जितना हर्निएटेड हुई है उसी को क्या कर दिया जाता है? कट करके रिमूव कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट स्टेप में देखिए, ये आपका डिस्क है जो यहाँ पर हर्निया होकर के, हर्निएटेड होकर के इसने स्पाइनल नर्व को कंप्रेस किया है। कंप्रेस नर्व एंड स्पाइनल कॉर्ड। सेकंड स्टेप में आपने देखा कि यहाँ पर आपका सर्जरी चल रहा है जिसके अंदर इसको रिमूव किया जा रहा है। थर्ड स्टेप में सर्जरी आपका कंप्लीट हो गया और ये आपका डिस्क यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। फिक्स्ड डिस्क, ये आपका परमानेंट डिस्क है, और ये जो डिस्क आपका जो बल्ज हुआ था, सेंट्रल पार्ट जो बल्ज हुआ था डिस्क का, वो आपका क्या हो गया? सर्जरी के द्वारा रिमूव कर दिया गया। तो ये सर्जरी क्या कहलाती है? डिसेक्टोमी, रिमूवल ऑफ द डिस्क।
नेक्स्ट सर्जरी है आपका कॉर्पेक्टोमी। कॉर्पेक्टोमी में क्या होता है, मान लीजिए आपका जो वर्टिब्रा है वो आपका कंप्लीटली डैमेज हो रहा है, साथ में क्या हो रहा है, इंटरवर्टिब्रल आपका डिस्क भी डैमेज हो रहा है, वर्टिब्रा भी डैमेज हो रहा है। उस केसेस में क्या करते हैं, कंप्लीटली डिस्क भी रिमूव कर दिया जाता है और सेम वर्टिब्रा भी रिमूव कर दिया जाता है। जैसे आप इस इमेजेस के अंदर देखिए, ये आपका वर्टिब्रा है, ये आपका हेल्दी है, ये आपका हेल्दी है, लेकिन इसके अंदर क्या हो गया, ये इंजुर्ड हो गया है, साथ में आपका डिस्क भी इंजुर्ड हो गया है। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, सर्जरी के द्वारा इस वर्टिब्रा को कंप्लीटली रिमूव कर दिया, साथ में आपका डिस्क भी रिमूव कर दिया, अपर डिस्क भी रिमूव कर दिया, लोअर डिस्क भी रिमूव कर दिया। थर्ड स्टेप में आपने क्या किया, सर्जरी के द्वारा आपकी बॉडी से कोई बोन का पार्ट लेकर के और उसको सेम वर्टिब्रा का शेप दे करके और वहां पे क्या कर दिया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है। रिप्लेस करने के बाद इसको सीमेंट के द्वारा फिक्स कर दिया जाता है। अगर एडिशनल करना है तो यहाँ पर प्लेट और स्क्रू लगा के फिक्स कर देते हैं। अगर मान लीजिए लार्जर पार्ट है तो उस केसेस में आपको प्लेटिंग लगा करके और स्क्रू लगा दिया जाता है और ये आपका पार्ट परमानेंटली मूवमेंट नहीं करता, परमानेंटली इसको फिक्स कर दिया जाता है। आने वाले टाइम में ये जो वर्टिब्रा है 1, 2 एंड 3 ये आपके मूवमेंट नहीं करेंगे, ये आपका फिक्स हो जाता है। तो इस सर्जरी को हम क्या कहते हैं, कॉर्पेक्टोमी। नेक्स्ट है आपका फोरामेनोटोमी। फोरामिनोटोमी का मतलब है जो फोरामेन है जहां से आपका स्पाइनल नर्व आउट होता है, उस फोरामेन का साइज क्या है, बढ़ा दिया जाता है, ओपन कर दिया जाता है। नॉर्मली ओपन रहता है लेकिन स्मॉल साइज है, वहां पर कंप्रेशन बढ़ता है, कंप्रेशन की वजह से वो साइज के अंदर छोटा होने लग जाता है, नैरो होने लग जाता है। उस पार्ट को हमें क्या करना है, फोरामेन को क्या करना है, थोड़ा सा सर्जरी के द्वारा रिमूव करना है। तो इस सर्जरी क्या कहलाती है, फोरामिनोटॉमी। जैसे यहाँ पर ये पार्ट क्या हो रहा है, स्टीनोसिस हो गया, फोरामिन का क्या हो गया, स्टीनोसिस हो गया, नैरो हो गया, जिसकी वजह से स्पाइनर क्या हो रही है, कंप्रेस हो रही है। जब कंप्रेस हो रही है तो ऑपरेशन के द्वारा इस ओपनिंग को क्या कर दिया है, एनलार्ज कर दिया, तब आपका कंप्रेशन आपका रिमूव हो गया। क्या क्या इंडिकेशन रहते हैं जनरली, नर्व रूट कंप्रेशन ड्यू टू बॉन स्पोरस एंड हर्निएटेड डिस्क। यानी जनरल जो केसेस आपको देखने को मिलेगा वो हर्निएटेड डिस्क की वजह से ही आपका स्पाइनल नर्व इंजरी देखने को मिलता है। बाकी का आपका डायरेक्ट ट्रॉमा की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है आपका स्पाइनल स्टेबलाइजेशन सर्जरी। तो अभी तक हमने जो डिस्कशन किया था वो आपका कौन सा डिस्कशन हुआ था, फ्यूजन ऑफ द सर्जरी। Fusion of the surgery means decompression of the compression part. नेक्स्ट हम देखेंगे स्पाइनल स्टेबलाइजेशन सर्जरी, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, स्पाइनल कॉर्ड को यानी जो वर्टिब्रा है उसको हम फिक्स कर देंगे। इसके अंदर हम डिफरेंट टाइप के स्क्रू यूज करेंगे, प्लेट यूज करेंगे। तो इसके अंदर कितनी सर्जरी है आपकी, स्पाइनल फ्यूजन, इंस्ट्रूमेंटेड स्पाइनल फिक्सेशन, आर्टिफिशियल डिस्क रिप्लेसमेंट एंड वर्टिब्रोप्लास्टी। तो स्पाइनल फ्यूजन में क्या करते हैं, जैसे अभी आपका सर्जरी हुआ था कॉर्पोप्लास्टी, इसके अंदर आपने यहाँ पे क्या है, आर्टिफिशियल बोन का पार्ट लगाया और अपर पार्ट में स्क्रू लगाया, लोअर वर्टिब्रा में भी स्क्रू लगाया और प्लेट लगा करके इसको क्या कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है। अगर ये जो बोन ग्राफ्ट है, अगर ये पेशेंट की बॉडी से लिया जा रहा है, पेशेंट के किसी बोन का पार्ट लिया जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं ऑटोग्राफ्ट। अगर कोई डोनर ये बोन का पार्ट डोनेट कर रहा है तब ये कहलाता है एलोग्राफ्ट। तो ये जो ग्राफ्टिंग की जा रही है वो आपका स्पाइनल फ्यूजन आपका नेल के द्वारा, स्क्रू के द्वारा, प्लेटिंग के द्वारा कर दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका इंस्ट्रूमेंटेड स्पाइनल फिक्सेशन, जिसके अंदर आप पेडिकल स्क्रू फिक्सेशन, ये आपके पेडिकल स्क्रू फिक्सेशन है। सेम आपका सर्जरी इसके अंदर किया जाता है। जो आपके स्क्रू है वो टाइटेनियम स्क्रू रहते हैं, जिसके अंदर एक ड्रिल मशीन होता है, ड्रिल मशीन से आप होल करते हैं, होल करने के बाद यहाँ पर स्क्रू लगा के इनको फिक्स कर दिया जाता है। जनरली इंडिकेशंस क्या रहते हैं आपकी, स्पाइनल फ्रैक्चर के अंदर एंड पोस्ट डिकम्प्रेशन सपोर्ट। जैसे अभी आपने डिकम्प्रेशन तो कर दिया लेकिन अगर मूवमेंट हो सकता है तो उसको हमें फिक्स करने के लिए ये सर्जरी
करते हैं। नेक्स्ट इज द एडीआर, आर्टिफिशियल डिस्क रिप्लेसमेंट, जिसके अंदर क्या है, आपका जो डिस्क है वो आर्टिफिशियली रिप्लेस कर दिया जाता है। आर्टिफिशियली बाहर से आपका जो डिस्क है वो रिप्लेस कर दिया जाता है। किस केस में करते हैं, जब आपका जो डिस्क है वो डीजनरेटिव हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, उस केस में डिस्क को रिमूव कर दिया जाएगा और आर्टिफिशियल डिस्क इम्प्लांट कर दिया जाएगा। प्रोसीजर क्या है, सिंथेटिक डिस्क इंसर्टेड टू रिस्टोर द हाइट एंड फंक्शन। इंडिकेशन क्या होते हैं, डीजनरेटिव डिस्क डिजीजेस, ये आपका बिफोर प्रोसीजर है, ये आपका आफ्टर प्रोसीजर है। वर्टिब्रोप्लास्टी या काइफोप्लास्टी, इसके अंदर क्या करते हैं, प्लास्टी मीन्स रिपेयरिंग एंड वर्टिब्रो मीन्स वर्टिब्रा, यानी इसके अंदर क्या किया जाता है, जो वर्टिब्रा है उसका रिपेयरिंग किया जाता है। जब आपका जो वर्टिब्रा है वो टोटली डैमेज हो जाता है, उस केसेस में इसको रिमूव करके इसको रिपेयर किया जाता है। प्रोसीजर क्या है, वर्टिब्रोप्लास्टी, सीमेंट इज इंजेक्टेड इनटू द फ्रैक्चर्ड वर्टिब्रा। काइफोप्लास्टी में क्या करते हैं, बैलून को इंसर्ट करके, बैलून को इन्फ्लेट करके उसका अलाइनमेंट फिक्स किया जाता है और उसके बाद वहां पर सीमेंट इंजेक्ट कर दिया जाता है। जनरली इंडिकेशन क्या होते हैं, पेशेंट का कंडीशन क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन में जनरली ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है जिसमें आपका वर्टिब्रा डैमेज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये आपका वर्टिब्रा है, ये आपका वर्टिब्रा क्या है, डिस्क आपका नॉर्मल है, ये भी आपका डिस्क नॉर्मल है, लेकिन ये वर्टिब्रा यहाँ पे क्या हो रहा है, इंजर्ड हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। यहाँ पर आप क्या करते हैं, सर्जिकली सीमेंट इंजेक्ट कर देते हैं। सीमेंट इंजेक्ट करने की वजह से यहाँ पर ये नॉर्मल वर्टिब्रा होल्ड हो जाता है। ये जब होता है जब आपका माइनर केसेस में ही प्रॉब्लम हो रहा है। काइफोप्लास्टी प्रोसीजर में क्या करते हैं, ये आपका वर्टिब्रा इंजर्ड है, इसके अंदर निडल के द्वारा बैलून यहाँ पर इंसर्ट किया जाता है। बैलून जैसे ही इंसर्ट करोगे, डिफ्लेट करोगे तो ये आपका वर्टिब्रा नॉर्मल हो जाता है। उस कंडीशन में ही सेम टाइम पे आप सीमेंट इंजेक्ट कर देते हैं। सीमेंट इंजेक्ट करने के बाद ये आपका वर्टिब्रा पहले जैसा कंडीशंस डेवलप हो जाता है, यानी ये वर्टिब्रा जो है इंटरनली स्ट्रॉन्ग कर दिया जाता है बाय द सीमेंट। अब सीमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप अंबुजा सीमेंट लगा दें बाहर से या किसी से ला करके सीमेंट लगा दें, ये सीमेंट आपका बॉन्ड सीमेंट होता है जो आपका ऑपरेशन थिएटर में मिलता है, ये आपका सीमेंट होता है, वर्टिब्रोप्लास्टी सीमेंट। इस सीमेंट को यहाँ पर मिक्स करके और इस सीमेंट को वर्टिब्रा के अंदर प्लेस किया जाता है। नेक्स्ट इज नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। अब एज ए नर्स स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में क्या रोल रहेगा, सबसे पहले आपका एक्यूट फेज नर्सिंग केयर, जैसे आपका एक्यूट फेज चल रही है, 24 आवर्स टू 72 आवर्स में पेशेंट है, उस कंडीशन में आपको क्या क्या मैनेजमेंट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, एयरवे एंड ब्रीथिंग मैनेजमेंट, इसके लिए आप ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं, इंटूबेट कर सकते हैं एंड चेस्ट फिजियोथेरेपी दे सकते हैं। नेक्स्ट आपका सर्कुलेटरी एंड हीमोडायनामिक स्टेबलाइजेशन, जिसके अंदर आपका मॉनिटर एंड मेंटेन वाइटल साइंस, आपको फ्लूइड लगाना है, बीपी चेक करना है, वाइटल्स मॉनिटरिंग करना है, ये सभी आपको इस स्टेप्स के अंदर करना है। नेक्स्ट आपका स्पाइनल इमोबिलाइजेशन, न्यूरोलॉजिकल मॉनिटरिंग, आपको न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना है या स्पाइनल इमोबिलाइजेशन करना है कि आपका स्पाइनल कॉर्ड है वो मूवमेंट ना करे। अगर आपको थोरेसिक में इंजरी है तो आपका स्पाइन बोर्ड ला सकते हैं, अगर सर्वाइकल रीजन में है तो उनको हम सर्वाइकल कॉलर से उसका मूवमेंट स्टेबलाइज कर सकते हैं। पेन मैनेजमेंट के लिए आप अनाल्जेसिक्स यूज कर सकते हैं और अगर कम पेन है तो आप नॉन फार्माकोलॉजिकल पेन रिलीफ भी यूज कर सकते हैं। सब एक्यूट फेज ऑफ नर्सिंग केयर में क्या करना है आपको, रेस्पिरेटरी मैनेजमेंट, जिसके अंदर आपको इंसेंटिव स्पायरोमेट्री दे सकते हैं, चेस्ट फिजियोथेरेपी एंड इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सकते हैं। ब्लैडर एंड बॉवल मैनेजमेंट में कैथेटर लगा सकते हैं, आप इंटरमिटेंट कैथेटर लगा सकते हैं, बॉवल ट्रेनिंग कर सकते हैं कब कब आपको बॉवल पास आउट करना है। स्किन स्किन एंड प्रेशर अल्सर प्रिवेंशन में क्या कर सकते हैं, रिपोजिशन एवरी 2 आवरली, पेशेंट मूवमेंट नहीं कर सकता है, आपने उसको स्टेबलाइज कर दिया है तो पेशेंट का एवरी 2 आवरली में पोजीशंस चेंज करते रहना है। आपका मैट्रेस अच्छा होना चाहिए।
स्किन असेसमेंट करते रहना है कि स्किन पे आपका बैड सोर, प्रेशर सोर ये ना डेवलप हो जाए। स्किन को आपको क्लीन करते रहना है, क्योंकि पेशेंट आपका सेल्फ मैनेजमेंट अभी नहीं कर सकता है, सेल्फ पर्सनल हाइजीन आपका मेंटेन नहीं कर पाएगा। रिहैबिलिटेशन लॉन्ग टर्म नर्सिंग केयर में आपको क्या क्या याद रखना है। जैसे आपका पेशेंट है, आपका सर्जरी हो गया है, या पेशेंट आपका लॉन्ग टाइम के लिए है, क्योंकि आपका जो प्रॉब्लम है वो आपका क्रिटिकल है, उस केस में आपको क्या करना है, फिजिकल एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस, असिस्टिव डिवाइसेस, एनकरेज सेल्फ केयर। साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे सकते हैं, इमोशनल सपोर्ट दे सकते हैं टू प्रिवेंट द एंजाइटी, डिप्रेशन। पेशेंट फैमिली एजुकेट कर सकते हैं। टीच द कैथेटर केयर, प्रिपेयर अल्सर प्रिवेंशन, सेफ ट्रांसफर एंड मोबिलिटी। आप पेशेंट को या फैमिली को बता सकते हैं कैसे आपको कैथेटर केयर करना है, अल्सर ना हो जाए इसलिए आपको क्या करना है, पेशेंट का पोजीशन चेंज करते रहना है। अगर आपको एक प्लेस से दूसरे के प्लेस पे ट्रांसफर करना है तो कैसे ट्रांसफर करना है। पेशेंट का अगर मूवमेंट कराना है तो किस तरीके से आपको मूवमेंट कराना है, कॉलर बैंड लगाना है या स्पाइन बोर्ड पे लिटा करके ले जाना है, ये सारी चीजें आपको ट्रेनिंग करना है। नेक्स्ट, कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। मान लीजिए अगर आपने स्पाइनल कॉर्ड का इंजरी का ट्रीटमेंट नहीं कराया तो आपको क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है, या आप मान लीजिए डिले हो गए ट्रीटमेंट कराने में तो क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो जनरली न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन क्या क्या देखने को मिलेगा। पैरालिसिस, ये आपका पैरालिसिस क्वाड्रिप्लेजिया भी हो सकता है, पैराप्लेजिया भी हो सकता है, मोनोप्लेजिया भी हो सकता है, डाइप्लेजिया भी हो सकता है। मसल्स एट्रोपी, एट्रोपी मीन्स द लैक ऑफ साइज ऑफ द सेल्स, यानी सेल का साइज जो है रिड्यूस होने लग जाएगा, सेल डिस्ट्रक्शन होने लग जाएगा, एंड न्यूरोपैथिक पेन होने लग जाएगा। रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या देखने को मिल सकता है, रेस्पिरेटरी फेलियर, अगर जनरली ये कब होता है, जब आपकी सर्वाइकल इंजरी होती है। निमोनिया एंड एस्पिरेशन रिस्क, एस्पिरेशन मीन्स द intake of the fluid into the respiratory tract। कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन चेंजेस क्या क्या देखने को मिलेगा, न्यूरोजेनिक शॉक, इट में भी हाइपोटेंशन और ब्रेडिकार्डिया, सीवियर हाइपरटेंशन देखने को मिल सकता है, स्वेटिंग, हेडेक एंड इंजरी अबव द T6। अगर आपकी T6 लेवल पे अगर आपकी इंजरी है तो ये आपके सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। डीवीटी फॉर्म हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म फॉर्म हो सकता है। जीआई सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा, न्यूरोजेनिक ब्लैडर, न्यूरोजेनिक ब्लैडर का मतलब है आपको ब्लड में सेंसेशन ही नहीं आएगा, जिसकी वजह से आप यूरिन रिटेंशन हो सकता है, इनकंटीनेंस हो सकता है, एंड यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी रिटेंशन का मतलब है आपका यूरिन पास आउट नहीं हो पा रहा है। इनकंटीनेंस का मतलब है अनकंट्रोल यूरिन आउटपुट हो रहा है, विदाउट वॉइडिंग आपका यूरिन पास आउट जो हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, इनकंटीनेंस, अनकंट्रोल्ड यूरिन पास आउट। न्यूरोजेनिक अगर बॉबल होता है तो कॉन्स्टिपेशन एंड फीकल इन्फेक्शन, फीकल इन्फेक्शन आपका स्टक हो जाएगा आपके जीआई ट्रैक्ट के अंदर, एंड जीआई ब्लीडिंग, स्ट्रेस, अल्सर, ये आपके जीआई सिस्टम के अंदर और यूरिनरी कॉम्प्लिकेशन मिल सकते हैं। स्किन के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, प्रेशर अल्सर, मान लीजिए अगर पेशेंट है, आपने पोजीशन चेंज नहीं कराया है तो पेशेंट के अंदर प्रेशर सोर यानी बैड सोर आपको देखने को मिल सकते हैं। स्किन इन्फेक्शन, पर्सनल हाइजीन आपने मेंटेन नहीं किया है, आप क्लीनिंग नहीं कर रहे हैं पेशेंट का अच्छे से केयर नहीं कर रहे हैं, तो इजीली पेशेंट को इन्फेक्शन के चांसेस भी इंक्रीज हो जाएगा। साइकोलॉजिकल इमोशनल कॉम्प्लिकेशन में क्या है आपके, पेशेंट टेंशन में है, एंजाइटी में जा सकता है, सोशल आइसोलेशन में जा सकता है। नेक्स्ट, प्रिवेंशन, अगर आपको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी ना हो इसके लिए आप क्या क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या क्या आपका, रोड सेफ्टी मेजर्स, जब आप टू व्हीलर चला रहे हैं तो आप सीट बेल्ट का यूज कर सकते हैं, हेलमेट का यूज कर सकते हैं, फोर व्हीलर के अंदर आप सीट बेल्ट, हेलमेट आपका टू व्हीलर के अंदर। अवॉइड स्पीडिंग एंड ड्रंक ड्राइविंग, स्पीड आपको ज्यादा तेज नहीं रखना है, ड्रिंक करके आपको ड्राइविंग नहीं करना है, फॉल प्रिवेंशन करना है, वर्क प्लेस सेफ्टी करना है, स्पोर्ट सेफ्टी यूज करना है, जैसे आपने देखा होगा क्रिकेट में आपके पूरा हेलमेट वगैरह यूज करके जाते हैं। वायलेंस प्रिवेंशन, असॉल्ट इंजरी से प्रिवेंट करने के लिए, गन शॉट प्रिवेंशन करने के लिए,
ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। सेकेंडरी प्रिवेंशन में आप क्या क्या कर सकते हैं? अर्ली स्पाइनल इमोबिलाइजेशन। जैसे ही आपके पेशेंट को इंजरी हुआ है या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गया, सडनली आपको क्या करना है, उस पार्ट का मूवमेंट को इमोबिलाइज करना है, मूवमेंट नहीं कराना है। इसके लिए आप कॉलर यूज कर सकते हैं या स्पाइनल बोर्ड का यूज कर सकते हैं। रेस्पिरेटरी केयर में क्या कर सकते हैं, इंसेंटिव स्पायरोमेट्री दे सकते हैं, जिससे आपका पेशेंट का वेंटिलेशन अच्छे से बना रहेगा। चेस्ट फिजियोथेरेपी दे सकते हैं, वेंटिलेटर सपोर्ट अगर जरूरत पड़ता है तो। डीबीटी को प्रिवेंट करने के लिए कंप्रेशन स्टॉकिंग लगा सकते हैं और एंटीकोएगुलेंट मेडिसिन दे सकते हैं। प्रेशर अल्सर प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट का फ्रीक्वेंटली पोजीशन चेंज करना है, असेसमेंट करना है, पर्सनल हाइजीन करना है, बैक केयर देना है। ब्लड एंड बॉवल मैनेजमेंट के लिए इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन करना है एंड बॉवल ट्रेनिंग देना है। तो ये हमने डिस्कशन किया आज स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बारे में। अगर इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। एंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।